Good morning, dear students. So, in our today's lecture, we will study about the elastic properties of concrete, right? So, let's study about what are the elastic properties of concrete. Elastic properties of concrete. राइट अब इसमें भी हमें सबसे पहले जो पढ़ना है जो टर्म दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी राइट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नाउ आई होप आप सबको ये पता होगा कि व्हाट इज दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी राइट सो इफ अगर सिंपली टर्म्स में हम बोलें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे कि हम कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं आपने अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन राइट मतलब वेनेवर एक एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में अप्लाई होता है तो वो फोर्स उस बॉडी को डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा और बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में रहना चाहेगी इस वजह से उसके अंदर क्या जेनरेट हो जाएंगे स्ट्रेसेस राइट और इसको कहते हैं हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मतलब जो बॉडी है उस फोर्स के कारण कुछ वो डिफॉर्म होगी तो डिफॉर्मेशन जितना हुआ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेन तो ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बेसिकली इसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं सो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका रेलेवेंस क्या है सो बेसिकली क्या होता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की टू एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसका मतलब जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी बॉडी में फोर्स लगाओगे राइट तो वो डिफॉर्म होने की कोशिश करेगी फोर्स की वजह से फोर्स क्या करेगा उसे डिफॉर्म करना चाहेगा तो उस डिफॉर्मेशन को जो रेजिस्टेंस दे रहा है जो मटेरियल जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस देगा इसका मतलब उसका उतना ही ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है मींस इट इज जस्ट द रेजिस्टेंस to the elastic deformation so it may also be defined as resistance to the इलास्टिक डिफॉर्मेशन और जो मटेरियल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा इसका मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी क्योंकि वो उतना ही ज्यादा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर पाएगा सो ये सिंपली मीनिंग होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब डेफिनेशन इज जस्ट सिंपली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन बट इसका जो फिजिकल मीनिंग है इसका मतलब कितना रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर मटेरियल दे सकता है टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन राइट नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सो जस्ट आपका क्या होता है हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में राइट और ये ग्राफ का जो स्लोप आता है बेसिक तो यहाँ पे हमारा इसका जो स्लोप आएगा बेसिकली वही क्या कहलाएगा इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो यहाँ पे हमारा जो एक्स एक्सिस में रहता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस और यहाँ पे हम वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं स्ट्रेन को राइट तो फिर जो भी ये ग्राफ आएगा सपोज ये तो इसका जो भी स्लोप आएगा दैट इज कॉल्ड एज ई दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो जनरल इसको डिटरमाइन हम इस तरह करते हैं नाउ व्हाई डू वी नीड टू डिटरमाइन दिस इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं किसी स्ट्रक्चर की और मोस्टली आरसीसी स्ट्रक्चर्स डिजाइन होते हैं आरसीसी मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट जिसमें कि हम स्टील के रीइंफोर्समेंट को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं जो स्टील में स्ट्रेस आता है राइट तो वो जो स्ट्रेस लेता है स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट मतलब जब भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल लोड लगेगा तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होंगे तो जो स्टील में जितना स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज m टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट नाउ व्हाट इज दिस m तो m जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट es मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ठीक है MOE लिख रही हूं मैं ऐसे और ई सी मतलब ई बेस में सी मतलब MOE ऑफ कंक्रीट तो इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज m और ये m फैक्टर क्या है कि स्टील में कितना स्ट्रेस आएगा दैट वुड बी ऑफ m टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन कंक्रीट तो आप देख सकते हैं कि जब हमें डिजाइनिंग में ये जो पैरामीटर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी से हमें पता चलेगा कि कितना स्ट्रेस किस मटेरियल में आ रहा है राइट तो दैट इज वाई वी नीड टू डिटरमाइन इट नाउ व्हाट हैपेंस कि जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है इसको डिटरमाइन करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज व्हाट हैपेंस कंक्रीट जो है कंक्रीट कैसा मटेरियल है इट इज नॉन लीनियर राइट नॉन लीनियर है राइट देन ये क्या आपका हेट्रोजीनियस मटेरियल है क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड देन ऑल्सो इट इज नॉट इलास्टिक राइट नॉट इलास्टिक
और वेर एज अगर हम स्टील को देखें, इसको स्टील से कंपेयर करें, तो स्टील वहीं पे एक लीनियर मटेरियल है, ठीक है, लीनियर है, देन होमोजीनियस है, एंड देन इट इज इलास्टिक। और आपने अगर हुक्स लॉ पढ़ा होगा, तो हुक्स लॉ जिससे कि हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है, दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दैट इज ओनली अवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। हुक्स लॉ में ये होता था। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, और उसके जो एजम्पशन है वो है कि मटेरियल लीनियर होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। तो दैट इज वाई स्टील में, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज हैं, तो स्टील का जो ग्राफ बन के आता है, तो उससे हम डायरेक्टली जो उसका स्लोप निकालेंगे, वो हमको क्या दे देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा। लेकिन क्योंकि कंक्रीट सबसे पहले ना तो नॉन लीनियर मटेरियल है, देन हेट्रोजीनियस है, क्योंकि वो डिफरेंट चार अलग अलग कंपोनेंट से बन रहा है, देन इट इज ऑल्सो नॉट इलास्टिक। तो इस वजह से जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। उसको डायरेक्टली आप उसका स्लोप लेके मतलब निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो आपके डिफरेंट टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आते हैं, राइट। वेरेज जो आपका स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसकी की वैल्यू होती है 2 × 10⁵ के करीबन, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बिकॉज क्या है, स्टील एक होमोजीनियस मटेरियल है, वेरएस कंक्रीट एक हेट्रोजीनियस मटेरियल है, और उसके कॉम्पोजिशन के ऊपर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, राइट। तो इसीलिए अब नाउ हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं कंक्रीट के। सो टू स्टडी दैट, सबसे पहले हम एक कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का, राइट, जो कंक्रीट ले होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब जो कंक्रीट के लिए कर्व बनता है वो समवट कुछ इस टाइप का बनता है आपका, राइट, ठीक है। तो परफेक्टली लीनियर नहीं जाता है, ये इस तरीके से कर्व्ड रहता है, राइट। अब क्या होगा, इस सबसे पहले आपके 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहते हैं। सबसे पहले आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, राइट, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। अब ये क्या होता है, तो इट इज, अगर आप देखिए, अगर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जहां पे स्टार्ट हो रहा है, अगर आप, अब क्योंकि ये तो एक कर्व है, देखो सपोज अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्टली जब आप उसका स्लोप निकाल लेते हैं, वो हो जाता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट यहाँ पे जो हमारा कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो क्या है, एक कर्व लाइन है, ठीक है। तो इसलिए हमें जब इसका स्लोप निकालना होगा, तो हमें इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, राइट। अब अगर ये टेंजेंट आपने एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में ड्रॉ की है, ठीक है, तो अगर हमने जो टेंजेंट बिल्कुल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे ड्रॉ की है, तो उसका जो स्लोप होगा, दैट इज ओनली डिफाइंड एज द इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो आपको इसे किस टर्म से याद रखना है, आपको इनिशियल टर्म से याद रखना है, कि जब एकदम स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका जो स्लोप होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, राइट। इसको डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, राइट। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as slope of tangent drawn at a point of start of stress strain curve, right. It is also called as dynamic modulus of elasticity. You may also make your notes इसी के साथ साथ, ठीक है, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो ये तो था हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, राइट। नाउ जो नेक्स्ट हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट का, दैट इज सेकंड मॉडुलस, So now we will study the second modulus of elasticity, which is second modulus. तो second modulus क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, राइट, सपोज हमने इसमें कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, सपोज हमने ये पॉइंट लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमें स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करना है।
तो जो पॉइंट हमने लिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कहीं पे भी, उसको हमने जब स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द कर्व से ज्वाइन किया, तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, राइट, तो इस लाइन का जो स्लोप है थीटा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड मॉड्यूलस, राइट। तो अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, दैट इट इज डिफाइंड एज slope of line connecting point of कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट है स्टार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, राइट, टू एनी पॉइंट इन द कर्व, राइट। इसको हम स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। और अकॉर्डिंग टू द IS 456, राइट, जिसको कि हम अपने कंक्रीट के डिजाइनिंग में फॉलो करते हैं, मैंने बताया था IS 456 2000। तो अकॉर्डिंग टू दिस IS 456 में सेकेंड मॉड्यूलस को निकालने का फॉर्मूला दिया है, विच इज एज फॉलोज, EC इक्वल्स टू 5000 रूट FCK, जहां पे कि ये FCK अगेन क्या है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, मतलब हमने अभी तक सिर्फ इसका मतलब, इसका जो नाम है वो सिर्फ पढ़ा है, इसके बारे में बाद में डिटेल पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, और जो सेकेंड मॉड्यूलस है उसको कैलकुलेट करने का IS कोड ने एक फॉर्मूला दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, विच इज 5000 रूट FCK, राइट। अब नाउ ये जो सेकेंड मॉड्यूलस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। ये सारे नाम इसलिए बता रही हूँ, समटाइम्स इट मे बी आस्क इन सम ऑब्जेक्टिव्स की शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा होता है इन तीनों में से, तो आप बता सकते हैं कि सेकंड मॉडुलस, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज नॉट, शॉर्ट टर्म क्यों बोलते हैं बताते हैं, एंड इज नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप। तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सेकेंड मॉडुलस, ये एक शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। शॉर्ट टर्म मतलब जो हमने स्ट्रेस लगाया इस बॉडी में लोडिंग की वजह से, वो हम अभी शॉर्ट टर्म में ही देख रहे हैं कि उसकी वजह से कितना स्ट्रेन आ रहा है, तो उससे जो हमें मॉडुलस मिला वो सेकंड मॉडुलस है। लेकिन क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में कुछ लॉन्ग टाइम इफेक्ट होते हैं किसी भी लोडिंग के, राइट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी लोडिंग जो लगती है स्ट्रक्चर में वो एक शॉर्ट टाइम इफेक्ट्स देती है और कुछ लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स देती है। इन लॉन्ग टाइम इफेक्ट में ही एक इफेक्ट होता है क्रीप, जिसको हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जो ये सेकंड मॉड्यूलस है, इसमें हमने इस क्रीप को नहीं कंसिडर किया है, राइट, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, राइट। तो ये था हमारा सेकंड मॉडुलस। नाउ जो थर्ड हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है, सिंपली कि अगर आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज ये पॉइंट है, राइट, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, राइट, दैट वुड बी योर टेंजेंट मॉडुलस। तो उसके नाम से पता चल रहा है कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका जो स्लोप आएगा दैट वुड बी योर टेंजेंट मॉडुलस। तो वी कैन राइट इट डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज slope of tangent drawn at any point of stress strain diagram, राइट। तो ये था हमारा टेंजेंट मॉडुलस, राइट। तो ये डिफरेंट तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थे कंक्रीट के। तीन टाइप के क्यों है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट एज पर हुक्स लॉ द मटेरियल शुड बी लीनियर
इलास्टिक एंड होमोजीनियस, बट जो हमारा कॉन्क्रीट है वो ना होमोजीनियस है, ना ही वो लीनियर है, ना ही इलास्टिक। तो इसलिए जो उसका जो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, अनलाइक स्टील, स्टील में आपका सिंपल क्या कर देते हैं आप, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो निकाल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं, जो कि करीबन आती है 2 × 10⁵ और एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। लेकिन क्योंकि कॉन्क्रीट बहुत हेट्रोजीनियस मटेरियल है तो अलग अलग प्रॉपर्टीज शोज करता है बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन, तो इसीलिए जो इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी एक सिंगल डिटरमाइन करना वैल्यू तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए डिफरेंट 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी। पहली थी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें जो एक टेंजेंट ड्रॉ करके, टेंजेंट इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है बिकॉज ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया एक कर्व आया है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आता तो डायरेक्टली हम उसका स्लोप निकाल लेते, बट इट इज अ कर्व, तो इसलिए हमें इसमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो अ टेंजेंट ड्रॉन एट द स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसका जो स्लोप आएगा दैट वुड बी अवर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, और इसको डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देन था सेकंड मॉडुलस, सेकंड मॉडुलस जिसको कि स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को हम जनरली कर्व में कोई भी पॉइंट अगर हम उसके कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ते हैं, राइट। और ये एक बात बतानी थी कि ये जो भी कोई भी पॉइंट जनरली क्या होता है कि इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, राइट, सपोज इस कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी एफ यू, राइट, एफ यू इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो जहां पे एफ यू बाई 3 स्ट्रेंथ आएगी, राइट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का एफ यू बाई 3% जहाँ पे आएगा, बाई 3 मतलब, ठीक है, तो उस पॉइंट को जनरली हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एफ यू बाई 3। तो सपोज कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ है अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो एफ यू है, तो एफ यू बाई 3 स्ट्रेंथ जहाँ पे जिस पॉइंट पे आ रहा है जनरली उस पॉइंट को जब स्टार्टिंग पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन का जो कर्व आता, स्लोप आता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड मॉडुलस, राइट। एंड सेकंड मॉडुलस क्या होगा, उसका जो आईएस कोड ने एक फॉर्मूला दिया है 5000 रूट एफ सी के, जहाँ पे कि एफ सी के है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। और ये एक शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्योंकि इसमें क्रीप के इफेक्ट को नहीं कंसिडर किया जा रहा है, राइट। क्रीप क्या होता है अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। देन द थर्ड वन इज टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस मतलब अगर कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो उसका स्लोप आएगा दैट वुड बी अवर टेंजेंट मॉडुलस। सो दीज थ्री वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। So now we will study what are the factors affecting this modulus of elasticity. Factors affecting MOE, modulus of elasticity, right? The first factor is strength of concrete. Strength of concrete. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि आप नॉर्मली भी सोचे तो अभी हमने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ये वो रेजिस्टेंस होती है जो एक मटेरियल डिफॉर्मेशन को देता है। तो जिस मटेरियल की जितनी स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस देगा किसी डिफॉर्मेशन को, दस ग्रेटर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर इसको टेक्निकली भी समझना है तो ऑब्वियसली भी हमने पढ़ा कि आईएस कोड ने फॉर्मूला दिया है एमओई का, इलास्टिक मॉडुलस का, जो कि क्या होता है 5000 रूट एफ सी के, राइट। तो यहाँ पे एफ सी के क्या है, एफ सी के इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। सो एज ये यहाँ पे स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज वेटनेस ऑफ कॉन्क्रीट। वेटनेस ऑफ कॉन्क्रीट यानी उसमें कितना वाटर है। तो जनरली वेट अगर जितना है कॉन्क्रीट उतनी ज्यादा उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है एज कंपेयर टू द ड्राई कॉन्क्रीट। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वेट कॉन्क्रीट हैव हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी MOE देन ड्राई कॉन्क्रीट, ठीक है। द थर्ड फैक्टर टू इफेक्ट इट इज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ aggregate. So this is the third factor which affect the modulus of elasticity. So these are the three factors which affect the modulus of elasticity. So I hope this topic modulus of elasticity of concrete is clear to you. If there is any doubt you may ask me. Thank you.